हम लोग ना ये चैप्टर को पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें जो टेक्स्ट एनसीईआरटी के द्वारा लिखा गया है उस टेक्स्ट के थ्रू हम लोग पढ़ें और ये हम लोग देखें कि कैसे कम शब्द में, बहुत कम शब्द में बहुत ज़्यादा बात कैसे लिखना है। इसके टेक्स्ट में कितना कंसंट्रेटेड मटेरियल होता है। बहुत बड़ा करके, बहुत एनलार्ज करके हम आंसर न लिखें और बहुत कम शब्द में बहुत ज़्यादा बयान कैसे करते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इस एनसीईआरटी बुक के जो टेक्स्ट दिया हुआ उस टेक्स्ट के थ्रू, जो सेंटेंस दिया हुआ उस सेंटेंस के थ्रू हम लोग बढ़ें आगे और फोकस करेंगे कि कैसे सेंटेंस को हम लोग को बनाना है, कैसे कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना है और किस स्टैंडर्ड में हम लोग को अपने विचार, अपने समझ को व्यक्त करना है। आंसर राइटिंग में बहुत कमाल का मदद मिलेगा। बस केवल ध्यान देना है किस चीज़ पर, कि सेंटेंस किस लेवल में जाकर लिखना है, कौन सा वर्ड कब सिलेक्ट करना है और कंसंट्रेटेड वे में हम कैसे लिखें। तो इस पर फोकस करते हुए हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि जो वर्ड या जो सेंटेंस न समझने लायक है उस पर फोकस करें और बाकी जल्दी से हम आगे बढ़ जाएं। एक कहानी जैसा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस बात पर दिक्कत होगा वहाँ पर हम लोग रुक करके समझेंगे। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? तो एकदम बता सकते हैं। हम लोग ना कुर्सी पर बैठते हैं, सोते हैं हम लोग बेड पर, और वो भी थोड़ा गुलगुल वाला हो तो ज़्यादा बढ़िया हो, मतलब तो सक रजाई वगैरह हो। गर्मी हो तो कूलर चला लिए। ये सब जो चीज़ें हैं ना जो हमको आराम पहुंचाते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको संसाधन कहते हैं। ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार करें और उनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। जैसे कढ़ाई से हम लोग को खाना बनाने में आसानी होता है, तो कढ़ाई बना हुआ होता है किस चीज़ से? एल्युमिनियम से या लोहा से बना हुआ होता है। तो एल्युमिनियम और लोहा, इस पर फोकस करना है कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो कैसे बनी है, जिसका हम इस्तेमाल करें वो कैसे बनी है। जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं, अब चप्पल हमको आराम पहुंचाता है, चलने में आसानी होती है। जूता पहनते हैं, जूता से भी चलने में आसानी होता है। अब ध्यान ये देना है कि ये चप्पल या जूता का निर्माण किन वस्तुओं से हुआ है और वाते कहाँ से हैं, इस पर भी फोकस करना है। तो जो हम इस्तेमाल किए वो संसाधन, और वाता का है उसके विकास की तरफ भी हम लोग ध्यान देंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण वस्तु दिया। पर्यावरण मतलब क्या? हम जहाँ जीते हैं उसके आसपास की जो वस्तुएं उपलब्ध, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ये बेस्ट डिफिनेशन है संसाधन का। इससे बढ़िया डिफिनेशन आपको शायद कहीं से मिले, इतना छोटा और इतना बढ़िया। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं, चीज़ों को प्रयुक्त की जा सकती है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब टेक्नोलॉजी जिसके लिए उपलब्ध है, जिसके लिए हम लोग शोध कार्य कर लिए हैं और उसको उपयोग लायक बनाने के लिए हम लोग के पास मेथड विकास हो गया है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। मतलब यही, जमीन के अंदर लोहा है और उस लोहा से हम लोग को कढ़ाई बनाने का कला नहीं मालूम है, तो लोहा मेरे लिए वो संसाधन नहीं होगा। अगर उस जमीन के अंदर जो लोहा है जिसमें मिट्टी मिला हुआ है, उस मिट्टी मिले लोहा से कढ़ाई बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तबे हम बोलेंगे कि वो संसाधन है, नहीं तो हम नहीं कहेंगे। तो ये संसाधन का डिफिनेशन, द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधन का। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं, क्या क्या वस्तु उपलब्ध है पर्यावरण में, तो आप इसके बारे में लिस्ट ऊपर बनाए कुछ या सोचे। यहाँ पर देखिए, उपलब्ध वस्तुओं के रूपांतरण, जैसे हम अभी बोले कि जमीन के अंदर मिट्टी से सना हुआ
लोहा है और उसको हम एकदम चमकता हुआ लोहा में बदल दें। तो वही है रूपांतरण की प्रक्रिया, प्रवृत्ति, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। अब देखिए, जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु है उसके रूपांतरण प्रक्रिया, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर क्रियात्मक संबंध में निहित है। रूपांतरण प्रक्रिया किस में निहित है? तो कि कैसा संसाधन उपलब्ध है। जैसे मिट्टी के अंदर हम एग्जाम्पल लिए कि लोहा है, तो वो अयस्क के रूप में उपलब्ध है। उसके लिए प्रौद्योगिकी है क्या? तो हाँ, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वहाँ पर कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का, वो संस्थाओं। अब संस्था किसको बोले? कंपनी, जहाँ पर ये चीज़ें उत्पादन की जाती हैं। अगर कंपनी नहीं हो, लोग वहाँ पर ट्रेंड पीपुल नहीं हो, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो सब आपस में क्रियात्मक संबंध, मतलब सब कुछ करते हुए जुड़ा हुआ हो, कुछ काम संपादन करे, तो इसी संबंध पर निहित है रूपांतरण के प्रक्रिया। लोहा अगर बनाना है चकाचक, तो हम लोग को क्या करना होगा? मिट्टी निकालना होगा और प्रौद्योगिकी के सहारे, उसको संस्थान के सहारे, और ये सब आपस में जब जुड़ जाएंगे तभी जा कर के हम मिट्टी सने लोहे को चमकता लोहा में बदल सकते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मानव आदमी प्रौद्योगिकी शोध कार्य करके जो टेक्नोलॉजी, रूल, नियम का विकास कर लिए हैं कि ये लोहा का ये अवकरण कर देंगे, ऑक्साइड, लौह अयस्क के ऑक्साइड, जैसे कि हम लोग आयरन ऑक्साइड का अवकरण कर देंगे तो हमको, अवकरण मतलब रिडक्शन कर देंगे तो हमको लोहा मिल जाएगा। तो ये प्रौद्योगिकी हो गया। द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, क्रिया कर लिए, और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं, कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी है बहुत सारा, जैसे टाटा, टिस्को, क्या क्या होता है ये सब कुछ। क्या भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति को उपहार समझते हैं? हाँ, लोग समझते हैं कि धरती पर जो चीज़ें मिली हैं वो एक गिफ्ट है। ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। अगर हम लोग शोध नहीं करें तो वो संसाधन नहीं बन सकता है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, आदमी नहीं रहे तो कोई भी चीज़ संसाधन नहीं बन सकता। जैसे देखिए, जंगल में पेड़ होता है और हम लोग सोते हैं डिजाइन वाला पलंग पर, तो सिर्फ पेड़ हो जाने से ना हम उसको अपने आवश्यकता पूर्ति करने के लिए या वो आराम से चैन से सोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम ही हैं जो उस पेड़ से पटरा बना लेते हैं या तरह तरह के प्रोसेस से गुजरते हैं, तब जाकर के सोने के लिए वो चौकी पलंग बन जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदमी बीच में नहीं आए तो पेड़ पलंग नहीं बन सकता। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। उपलब्ध होने से कुछ नहीं होता है तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। पता चला, पेड़ को कैसे प्रयोग करके बना दिए खिड़की और लगा देंगे शीशा, वो बन जाएगा झरोखा। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग देखे थे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो चीज़ें अपने आसपास की अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं, उनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? संसाधन का बंटवारा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के आधार पर संभावी, विकसित, विकास के आधार पर भी हम लोग बांट सकते हैं। संभावी मतलब पर्यावरण में चीज़ें हैं लेकिन हम उसके लिए अभी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं किए हैं। आने वाले समय में अगर विकास कर लेंगे तो वो यूज किया जा सकता है, तब संसाधन हो जाएगा। विकसित, जिसके लिए टेक्नोलॉजी विकास हो चुका है, मतलब मिट्टी से लोहा निकाल करके हम उसको चमचमा सकते हैं।
विकसित भंडार और संचित कोष। संचित कोष मतलब गड़ा हुआ समझिए धन है, सुरक्षित रखा हुआ है जमा करके। तो संसाधन को इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। हाँ, अभी कई तरह के ऐसे संसाधन धरती पर उपलब्ध हैं जिनके लिए अभी टेक्नोलॉजी नहीं उपलब्ध है, तो विकास के स्तर अभी सबका अलग अलग है। आगे देखें, और यही यहाँ पर चीज़ों को बताया गया है। हम लोग इस फोटो को देखे थे नहीं। संसाधन प्राकृतिक होते हैं, मानवीय होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो किस्म के होते हैं, नवीकरण योग्य होते हैं, अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य उसको बोलते हैं जिसका पुनः चक्रण संभव है, जो फिर से खत्म हो जाने के बाद आ जाए, और अनवीकरण योग्य जो फिर से नहीं प्राप्त किया जा सके। एक सतत होता है और एक जैव होता है। सतत में चलिए हम ये सब आगे एक करके देखेंगे। ये फ्लो चार्ट आप लोग अपने कॉपी पर एक बार लिखिए, और इसमें जितने वर्ड्स हैं, क्या वो बात समझे कि नहीं समझे, पढ़ लेने के बाद उसका आप एक्सप्लेनेशन भी कीजिएगा। प्रत्येक संवर्ग से कम 2 संसाधनों की पहचान करें। अब यहाँ पर आपको 2-2 संसाधन पहचान करना है। एक एक दिया हुआ है और बाकी को पहचान करना है। जैसे यहाँ पर देखिए संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब कहाँ से शुरुआत हुआ है। तो कोई भी संसाधन के पीछे जाइएगा, जैसे कि हम पलंग यूज कर रहे हैं, तो हम पलंग के बनाने के लिए जो चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो उत्पत्ति हुआ उसका कहाँ से। तो हम लोग बहुत पीछे जाएंगे तो देखेंगे अरे ये तो पेड़ से आया, और पेड़ कैसा हो गया, तो जैव संसाधन हो गया। जैव और अजैव दो किस्म के। अब जैसे हम लोग नमक खाते हैं, तो नमक खाते हैं तो इसको हम जाएंगे कि ये नमक आया कहाँ से, ये है कहाँ, तो पता चलेगा कि नमक जो है समुद्र के पानी से बनता है। समुद्र के पानी को हम जिंदा कहेंगे कि अजैव कहेंगे। तो अजैव संसाधन दो किस्म के संसाधन हुए। जैव जो जिंदा प्राणी से प्राप्त होता है। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। का शानदार वर्ड और का शानदार सीन बना दिया। जीव मंडल किसको बोलते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधा सजीव प्राणी से जो आपस में इंटरेक्शन करने की वजह से जो जीव मंडल बनता है, ऐसे 5 या 4 जो है, जैसे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये सब आपस में क्रिया करते हैं तो जीवन विकसित होता है। ये सब एक साथ हों और जीवन हो तब जीव मंडल कहते हैं। और इसमें जीवन व्याप्त है होती है, और इसमें जीवन व्याप्त है। जैसे मनुष्य भी संसाधन है। वनस्पति जात, प्राणी जात। वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधा, प्राणी जात मतलब एनिमल। मत्स्य जीवन मतलब मछली और पशुधन वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों से जो संसाधन प्राप्त होते हैं उनको जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे घी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो घी एक संसाधन हो गया, और घी पशुधन से आता है, तो ये हो गया हमारा जैव संसाधन। अजैव संसाधन किसको बोलेंगे, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे समुद्र के पानी से हम लोग नमक खाते हैं, उसी तरह से चट्टानें और धातुएं, चट्टान से हम लोग टाइल्स वगैरह बना दिए, या और भी कई तरह के अयस्क पाए जाते हैं चट्टान में, तो वो भी हो सकते हैं। धातु हम लोग लोहा बोल रहे थे समाप्यता के आधार पर, तो जो खत्म हो जाए, समाप्यता मतलब कि समाप्त होने वाला जो संसाधन है, तो उनको बोलते हैं हम दो किस्म के, एक नवीकरण योग्य संसाधन और एक अनवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन किसको बोलते हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ बात आया। भौतिक मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे मान लिया जाए पानी हम लोग पिए और सांस छोड़ दिए, वो बन गया गैस। अब क्या इस पानी को फिर प्राप्त किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। ये जो हम लोग गैस छोड़े, गैस कह रहे हैं, वाष्प छोड़े, वेपर छोड़े, तो वो जो है वायुमंडल में चला गया और वो फिर से पानी बन करके वापस धरती पर गिर जाता है, तो ये हो गया भौतिक। रासायनिक
रासायनिक प्रक्रिया में किसको हम बोलेंगे, जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि देखे होंगे, हम लोग पढ़े हैं कि पेड़ पौधा जो है अपने जड़ से पानी को खींचता है और वो पहुंचा देता है पत्ता में। पत्ता में पानी पहुंच जाने के बाद बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और दोनों मिल करके बना लेता है आपको ग्लूकोज। और ग्लूकोज बना लिया, तब लीजिए अब यहाँ पर पानी हो गया खत्म। ये पानी आया था जड़ से और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, लेकिन वास्तव में रिजल्ट में हमको क्या मिला, ये मिला, और इसमें कोई पानी नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसमें से पानी निकल जाता है। जब यही ग्लूकोज, यही पत्ता का इस्तेमाल कर लिया जाता है आदमी के द्वारा या जानवर के द्वारा, तो उसके सेल में जाने के बाद यही ग्लूकोज फिर से बर्न होता है सेल में, कोशिका में। और कोशिका में जा कर के यही जो है जिसको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोल रहे हैं, ये बर्न हो करके फिर से आपको बन जाएगा, क्या पता है, ये फिर से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी और हीट। और यही हीट से हम लोग का टेम्परेचर बॉडी का रहता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फिर से पानी मिल गया कि नहीं। लेकिन यह जो है भौतिक प्रक्रिया से नहीं मिला, ये रासायनिक प्रक्रिया से हमको मिला। माने ग्लूकोज है तो पानी में प्राप्त हो सकता है। बात समझे, ये मतलब हो गया यांत्रिक प्रक्रिया। यांत्रिक मतलब मशीन वगैरह से अगर हम इस्तेमाल करके फिर से उसको दोबारा वापस कर सकते हैं, तो उसको हम नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं सौर तथा पवन ऊर्जा। अब सूरज से रोज किरणें आती हैं, उससे जो ऊर्जा बनेगा तो खत्म नहीं होगा, वो जब तक सूरज है तब तक हमको ऊर्जा मिलेगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा उपलब्ध है तो पवन ऊर्जा ऑटोमेटिक, मतलब धूप है तो हवा चलबे करेगा। जल, वन व वन्य जीवन। वन्य जीवन भी, अब जैसे पवन क्यों कहा गया, पवन ऊर्जा मतलब जो हवा चलता है उससे जो ऊर्जा मिलता है, क्योंकि सूरज कभी हटेगा नहीं और सूरज की गर्मी से प्रेशर डिफरेंस बनबे करेगा, तो उसके वजह से जो है हवा चलेगा, उसमें ऊर्जा मिलबे करेगा। जल, वन, जल कैसे, तो जल जो है नदी के पानी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम लोग भूमिगत जल का इस्तेमाल कर लेते हैं, और हर साल वहाँ जल वर्षा जल के वजह से भर जाता है। वन, वन की चीज़ें ख़त्म होंगी या यूज कर लेंगे, फिर भी वन में वो चीज़ें हमेशा हर साल बनती रहती हैं। वन्य जीवन में भी यही बात है। वन जीवन में अगर हिरन को मार के शेर खा गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हिरन होगा नहीं, हिरन आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नवीकरण युग। बताइए, तो वन्य जीवन भी नवीकरण युग संसाधन है। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। सतत मतलब जो लगातार जारी है, और प्रवाह संसाधन, तो प्रवाह मतलब कि आया खत्म हो गया, फिर से आया फिर खत्म हो गया, माने लगातार वो मिलते रहता है हमको। अनवीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल, इस सेंटेंस को समझिए। जैसे कोयला के बारे में अगर हम बात करें, तो कोयला का विकास एक दिन में नहीं हुआ, लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल, बहुत लंबा समय लगा। भूवैज्ञानिक अंतराल मतलब आप इसको कह सकते हैं कि धरती पर परिवर्तन जो हो रहा है ना, वो परिवर्तन बहुत धीमा होता है, और उस परिवर्तन की वजह से कोई चीज़ संसाधन बन जाता है। खनिज और जीवाश्म, खनिज जो है लोहा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट वगैरह जो कुछ भी हम लोग सुने हैं वो सब, रॉक साल्ट वगैरह। और जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे वस्तुएं पुनः चक्रीय हैं, और कुछ संसाधन जैसे ये धातु पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय मतलब कि लोहा बना तो है हजारों सालों में, लाखों सालों में, लेकिन उस लोहा का अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लिए तो ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, दोबारा भी हम कबाड़ी में बेच करके, देखिए हम इस पर बात किए थे, वो हम यूज कर सकते हैं।
कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। कोयला जल गया तो दोबारा कोयला हमको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अचक्रीय बोला गया। धातु जो है फिर से हम दोबारा यूज करके भी हम दोबारा यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग चक्रीय बोलते हैं। वह एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं, और कोयला एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम एक बार प्रयोग कर लिए खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। स्वामित्व के आधार पर भी हम संसाधन को बांटते हैं। व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिस पर उसका अपना खता खलिहान रहता है, नाम लिखाया हुआ होता है कि इन्हीं का है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। हाँ, सरकार जमीन सबको बांट दी है, और उसी के एवज में हम लोग ना टैक्स चुकाते हैं, लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व जायदाद के मालिक होते हैं। होते कि नहीं, अपने नाम पर घर करवैले है कि अपने लड़ाई के घर हो जाता है। बाग भी किसी का रहता है, बड़ा बड़ा आदमी के। चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। देखिए ना, आज ही हम कुआं से पानी निकालते एक औरत को देखे थे, तो वो उसी का कुआं था, उस पर कोई दूसरा आदमी जा करके पानी निकालेगा तो लड़ाई हो सकता है, तो उसको हम व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। तो देखिए, हमारा पास भी कुछ सामान है, जैसे हमारे पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल मेरा है, ये एक संसाधन हो गया। और ये जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं, ये लैपटॉप मेरा है, तो ये मेरा कहने का मतलब व्यक्तिगत रूप से ये बिलोंग कर रहा है, और ये व्यक्तिगत संसाधन होगा। बात समझे? उसी तरह से यहाँ पर देखिए सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिसमें कई लोगों का हिस्सा होता है, जैसे मंदिर में किसी एक का नहीं है, या सामुदायिक भवन, सुने हैं आप लोग के गांव में भी होगा। या फील्ड, गांव में खेलने वाला जो फील्ड होता है, वो सामुदायिक संसाधन है। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि मतलब वही चाट हो गया, हरा हो गया, या फील्ड के अभी अब जो नाम लिए, चारण भूमि, शमशान भूमि, देखिए तालाब इत्यादि वगैरह, जिस पर सबका अधिकार हो। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, और खेल के मैदान, या वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। नहीं, ये सब चीज़ें जो है वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, इसलिए इसको सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन मतलब एक देश और एक राष्ट्र के जिम्मे जो संसाधन होता है, उसके अधिकार में जो संसाधन होता है, उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर भारत के है, वो भारत का नहीं, वो पाकिस्तान का है, उसका जो है स्वामित्व या अधिकार जो है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ है। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। कभी कभी रोड बनने के लिए देखते हैं, रोड के अगल बगल जो जमीन है सरकार ले लेती है, अधिग्रहित कर सकती, क्योंकि वो उसी देश का संसाधन है, उसी सरकार का संसाधन है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। हाँ, अभी देखिए हम लोग का सोन में पुल बना था, तो उधर एकदम वीरान सा खेत रहा करता था, लेकिन जब पुल पास हुआ तो वहाँ उस पुल के पास होने में जो रोड बना, वो जिसके खेत से होके गुजरा, वो सरकार खेत को क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, क्योंकि वो राष्ट्र का संसाधन था और वो भारत देश में ही है, तो चीज़ें बनेंगी तो अधिग्रहित होंगी। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। जो विकास करने वाले प्राधिकरण होते हैं, उनको भूमि अधिग्रहण मतलब आदमी, अब जैसे कहीं पार्क बनाना है और वहाँ पर 10 आदमी के घर है, और पार्क बनाने के लिए उस जगह की ज़रूरत है, तो सरकार का जो हिस्सा है वो उस 10 आदमी को वहाँ से हटा देगा और उसको कहीं दूसरा जगह व्यवस्था कर देगा या पैसा दे देगा, और वो ज़मीन को अधिग्रहित करके वहाँ पर पार्क बना देगा। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, देखिए जल संसाधन हम लोग के उधर ना
पाकिस्तान में भारत से 5 नदियों का पानी जाता है, तो उसमें से 80% जो है पाकिस्तान को यूज करने के लिए संधि हुआ है, 20% हमको लेकिन भारत से बहने वाली नदियां हैं। तो जल संसाधन हमारा है। वन, जो देश में वन है वो सब देश का है। वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, हाँ भारत के अंदर जो बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी जमीन आएगा वो सब इंडिया का होगा। और 12 समुद्री मील, समुद्र के किनारे जो है 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाला संसाधन राष्ट्र की संपदा है। कितना दूर तक? मात्र 22.2 किलोमीटर तक। अगर तटीय क्षेत्र से दूर आप जाइएगा तो 22.2 किलोमीटर तक के अगर मछली है या घोंगा है वो सब भारत का। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तो यही देखिए, 12 समुद्री मील के बाद जाएंगे तो वो किसका है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, या अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो रूल रेगुलेशन बनाने वाले बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनकी ही। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, हाँ 200 समुद्री मील तक आप जा सकते हैं, से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। अगर ये भारत के हिंद महासागर के तट के तरफ बढ़िएगा तो 200 किलोमीटर तक तो भारत आ जा सकता है। वहां पर की चीजों का अधिकार मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट के है, लेकिन 200 किलोमीटर 200 मील के बाद अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तो वो भारत का नहीं, वो किसी और का हो जाएगा। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों के खनन करने का अधिकार है। मतलब कि ये अपवर्जक जो 200 समुद्री मील है उसके बाद भी हिंद महासागर के तलहटी में मैग्नीज है और उस मैग्नीज के खनन करने का अधिकार भारत को है। मतलब समझिए कि 200 समुद्री मील के बाद तो भारत का नहीं ना संसाधन है, लेकिन भारत को अधिकार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दी हुई हैं। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आप कह सकते हैं, जैसे आप आकाश को कह सकते हैं। आकाश में कोई बाउंड्री नहीं है और इसमें देखिए रॉकेट चलता है, इसमें हवाई जहाज चलता है, तो उस सब पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है। और आप यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से आप कह सकते हैं किस चीज़ को, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और क्या हो सकता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जैसे आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशन से बिलोंग करने वाला जितना भी संसाधन है सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर संसाधनों का बंटवारा कैसे हुआ? तो एक संभावी संसाधन है। संभावी संसाधन मतलब कि धरती पर उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए अभी हम लोग ने टेक्नोलॉजी का विकास नहीं किए हैं और वो अभी उपलब्ध है। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्वान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है। गुजरात में भी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसकी संभावना भी है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है कि ना। विकसित संसाधन जिसके लिए पूरा टेक्नोलॉजी, अब उससे ज़्यादा विकास नहीं हो सकता है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि अब इससे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते, मतलब पीक पर यूज कर रहे हैं। विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभावता के स्तर पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। हम जैसे कोयला है तो कोयला से हम लोग ग्रिज बना सकते हैं, तो कोयला से ग्रिज बना सकते हैं कहने का मतलब कि कोयला से ग्रिज बनाने का हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग विकास कर चुके हैं।
तो जिसके लिए एकदम पूरा विकास हो गया उसको विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार किसको बोलते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है। कर तो सकते हैं लेकिन आदमी के पास टेक्नोलॉजी का विकास अभी नहीं हुआ जिससे हम कह सकते हैं कि पहुंच के बाहर है। भंडार में शामिल उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक का ज्ञान नहीं है। लोग लगे हुए हैं कि पानी से कैसे बहुत आसानी से हम लोग हाइड्रोजन निकालें। संचित कोष किसको कहते हैं? संचित कोष, तो संचित कोष मतलब हो गया यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है और ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है उपलब्ध, लेकिन यूज नहीं किया जा रहा है। आने वाले समय में किया जाएगा। अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। तो भंडार मतलब है, यूज नहीं हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और संचित कोष मतलब टेक्नोलॉजी है लेकिन छोड़ल है कि भविष्य में अगर इमरजेंसी पड़ा तो यूज किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग संसाधन के प्रकार पढ़ लिए। संसाधनों का विकास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।